उसमें जो हमारा फिजियोथेरेपी का रोल ये होता है कि आफ्टर नी रिप्लेसमेंट कि हम उनके रेंज ऑफ मोशन और पेन पे काम करते हैं इनिशियली। जैसे स्पोर्ट्स के दौरान अगर किसी को इंजरी हो रही है तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए तो बेसिकली एक टर्म होती है राइस करके। राइस मतलब रेस्ट, आई मतलब दिस आइसिंग, सी कंप्रेशन बैंडेज एंड ई मतलब एलिवेशन। तो जिम में वर्कआउट हैवी वर्कआउट करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें कपिंग थेरेपी करानी है, तो उनके लिए हम करते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट को रिक्वायरमेंट है या नहीं है कपिंग थेरेपी की, मगर इट्स अ इफेक्टिव ट्रीटमेंट। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचबीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो मैम, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। हेलो दिया, माई सेल्फ डॉक्टर नेहा शर्मा। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो एमपीटी स्पोर्ट्स में है। प्रेजेंटली मैं क्लिनिक रन कर रही हूँ इंदिरापुरम में। मैम, कितने एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक आपको? एज सच अगर पूरा एक्सपीरियंस काउंट करें तो मेरा 20+ एक्सपीरियंस है, मगर क्लिनिक में अभी मेरा 7 to 8 years का एक्सपीरियंस है। उससे पहले मैं एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर थी। जैसे इतना एक्सपीरियंस हो गया तो ऐसे कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट्स आपके पास लेके आते हैं? दिया, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम अगर मैं आपको बताऊंगी तो वो तो बेसिकली पेशेंट आते हैं कि नेक पेन है, बैक पेन है, नी पेन है। ठीक है, उसमें तो अपना ट्रीटमेंट चलता ही रहता है। मगर आजकल जो मेरे पास जो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, एक तो नी रिप्लेसमेंट के केसेस आते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी के बहुत सारे केसेस आते हैं कि स्पोर्ट्स में बच्चे हैं अपना मैच खेल रहे हैं तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन आ गया, या एंकल ट्विस्ट हो गया तो एंकल स्ट्रेन आ गया, उनको काफ में स्ट्रेन आ गया। नहीं तो फिर अपना पोस्चरल, आजकल पोस्चरल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है कि जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं उनका पूरे टाइम उनका वही 9 to 10 hours 12 hours का वर्किंग होता है, तो सीटिंग पे बैठे बैठे उनके पोस्चर इतने खराब हो गए कि वो बोलते हैं कि मैम बैक पेन हो गया। कंटिन्यूस लैपटॉप पे काम करने से उनके नेक में इतना सीवियर पेन आ रहा है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि करना तो करना क्या है। 3-4 दिन तक वो वेट करते हैं पेन का, फिर हम फिजियोस के पास आते हैं। मैम, जैसा कि देखा जाता है, पहले तो मतलब बहुत कॉमन पेशेंट ऐसे होंगे, बहुत कॉमन पीपल ऐसे होंगे जो जाते होंगे फिजियोथेरेपी में। मतलब वरना लोग होम रेमेडीज पहले करेंगे। जब तक वो होम रेमेडीज करके थोड़ा सा अपने दर्द को बढ़ा ना दे, तब तक वो किसी के साथ कंसल्ट नहीं करते। सो एज अ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी है क्या? मतलब क्या इसमें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है पेशेंट को? देखिए, फिजियोथेरेपी जो है ना वो हमारा इस प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो पेशेंट्स के पेन पे काम करते हैं टू रिगेन देयर नॉर्मल डेली एक्टिविटी, इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, और उनकी डेली की एक्टिविटीज में हेल्प करना थ्रू वेरियस टेक्निक्स लाइक एक्सरसाइजेज हो गया, मैनुअल थेरेपी हो गया, या इलेक्ट्रोथेरेपी हो गया, या उनके पोस्चर पे काम करने से। जैसे कि आजकल देखते हैं कि बहुत से कॉमन पीपल्स ऐसे भी हैं जो मैनुअली अगर उन्हें आप ट्रीट करो वो ठीक भी हो रहे हैं, मगर वो सेटिस्फाई नहीं होते जब तक उन पे मशीन ना लगे। हाँ, ऐसा बहुत कॉमन है ये चीज़ कि लोग आते हैं और कहते हैं कि जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आया, मेरे को उस पे लगता है कि मुझे मैनुअली ज़्यादा काम करना है। मगर उनको ऐसा लगता है कि अरे इन्होंने मैनुअली काम कर दिया। मैनुअली काम करना मतलब कि अगर मेरे को उनका अलाइनमेंट सही करना है तो मैंने अलाइनमेंट सही करा, मायोफेशियल पे काम करना है तो मायोफेशियल रिलीजेस ले लिए पूरे, प्रॉपर अपना उनका स्ट्रेचिंग वगैरह कराया। मगर उनको लगता है कि आपने कोई मशीन तो दी नहीं है। तब उस टाइम पे हमारे को उनको समझाना पड़ता है कि आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ की नहीं है। तो कई बार पेशेंट कन्विंस हो जाते हैं और वो सेटिस्फाइड भी होते हैं हमारे आंसर से। कई बार अब कुछ लोग होते हैं बेसिकली मशीन्स का फोकस ओल्ड एज में ज़्यादा रहता है। जो ओल्ड एज के पेशेंट्स आते हैं उनको चाहिए होता है कि अरे नहीं, ये वाली मशीन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। कुछ कुछ बोलते हैं कि जो मशीन टिक 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 करती रहती है वो वाली आप मेरे को लगा दो। तो वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम पेशेंट को सामने कैसे समझा रहे हैं। मान जाते हैं पेशेंट, कभी कभी नहीं मानते, वो तो सबके साथ होता है ऐसा। जैसे एज अ स्पोर्ट्स पे लेते हैं तो अगर स्पोर्ट्स इंजरी, कौन कौन सी कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी रहती है? तो कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी रहती है, एक तो हमारा रहता है दिस काफ स्ट्रेन, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन काफ़ी रहता है। और आजकल मोस्ट कॉमन तो है जो आजकल सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे अपना टेबल टेनिस या बैडमिंटन खेल रहे हैं या स्क्वाश खेल रहे हैं, उनका नी भी ट्विस्ट हो जाता है। और बैडमिंटन में उनका दिस एल्बो पेन काफ़ी आता है। तो उनका यूजुअली जब हिस्ट्री लो तो पता करते हैं कि हम वो 3 से 4 घंटे अपना बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो उनका एल्बो में इतना सीवियर पेन होता है कि उनके सारे ही मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स तो स्पोर्ट्स में यही हैं। और जैसे अगर किसी को स्पोर्ट्स के दौरान कोई इंजरी हो जाती है तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या सजेस्ट करते हैं?
जैसे स्पोर्ट्स के दौरान अगर किसी को इंजरी हो रही है तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए तो बेसिकली एक टर्म होती है राइस करके। राइस मतलब रेस्ट, आई मतलब दिस आइसिंग, सी कंप्रेशन बैंडेज एंड ई मतलब एलिवेशन। मगर अगर उस टाइम भी ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि आप ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पे आप रेस्ट नहीं कर सकते, एलिवेशन नहीं कर सकते, तो सीधा कोल्ड पैक करें। कोल्ड पैक के बाद कोई भी अपना कपड़ा ले या कुछ भी क्लोथ से लेके उसको बांध दें टाइट करके, तो वो अपना बैंडेजिंग का कंप्रेशन का काम करेगा। देन उसके बाद आप कहीं भी किसी भी क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में जाके विजिट करें। मैम एक होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट, तो टोटल नी रिप्लेसमेंट क्या है? टोटल नी रिप्लेसमेंट में हमारा ये होता है कि बेसिकली बहुत कंडीशंस में होता है जिनका डीजनरेटिव चेंजेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनके दिस पेशेंट मूव नहीं कर पाते हैं, उनको खड़े होने में, बैठने में, वॉकिंग करने में इतना सीवियर नी में पेन होता है। तो उसके बाद जब वो ऑर्थोपेडिशियन पे विजिट करते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए, क्योंकि अब आपके घुटनों में इतनी ताकत नहीं रही है कि वो वेट ले पाए या कार्टिलेजेस नहीं बन रहे हैं। तो उसमें जो हमारा फिजियोथेरेपी का रोल ये होता है कि आफ्टर नी रिप्लेसमेंट कि हम उनके रेंज ऑफ मोशन और पेन पे काम करते हैं इनिशियली। देन ठीक है, फिर धीरे धीरे उनका हम जैसे प्रोग्रेशन करते हैं तो स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं और साथ में रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद फिर उनको डेली डेली जो टोटल प्रोग्राम होता है वो 3 मंथ्स का तो होता है। फिर धीरे धीरे उनके डेली एक्टिविटीज पे काम करते हैं, फिर डिजायर्ड एक्टिविटीज में कि वो पहले किस एक्टिविटी में करते थे उन पे काम करने का फोकस रहता है हमारा। जैसे आजकल तो काफ़ी सारी थेरेपीज़ आ गई हैं, हम एडवर्टाइज़मेंट भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। जैसे कपिंग थेरेपी बहुत सुना में आता है और बहुत से पेशेंट वो लेते भी हैं। तो कपिंग थेरेपी क्या है? कपिंग थेरेपी भी एक तरह का मैनुअल टेक्निक है, मैनुअल रिलीजेस होता है उसमें, जो सॉफ्ट टिश्यू रिलीजेस होते हैं। मतलब उसमें जो मेन मोटिव होता है वो हमारा जो इनका जो ब्लड की वस्कुलैरिटी को इंक्रीज कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, साथ में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकाल देता है बॉडी से। बहुत इफेक्टिव थेरेपी है। और बेसिकली मैं देखती हूँ कि मेरे पास जो पेशेंट होते हैं वो जिमर्स होते हैं, जो जिम में वर्कआउट हैवी वर्कआउट करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें कपिंग थेरेपी करानी है। तो उनके लिए हम करते हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट को रिक्वायरमेंट है या नहीं है कपिंग थेरेपी की, मगर इट्स इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी थेरेपी होती है, तो मतलब कितने सेशन का रहता है ये, अगर कोई भी थेरेपी लेता है फिजियो ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट से, तो कितने टाइम का सेशन रहता है, मतलब वीकली कितना रहता है? देखिए, डिपेंड करता है वो दिव्या की पेशेंट की कंडीशन कैसी है। कभी कभी हम लोग पेशेंट को डेली भी बुलाते हैं, जिसमें हम उनके पेन पे काम करते हैं। सीवियर पेन है तो डेली बुलाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि उनको सिर्फ हफ्ते में 2 दिन, वीक में ट्वाइस बुलाना है, तो उनको हम बता देते हैं कि आज आपको ये कराएंगे, घर पे आपको होम प्रोग्राम में ये करना है। फिर उसके बाद आप तीसरे दिन फिर विजिट करेंगे तो हम आपको कुछ नया बताएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे करना है और कितने दिन का है। मिनिमम सेशन जो हम बोलते हैं वो 1 वीक का तो बोलते हैं, मगर कभी कभी पेशेंट को 2 या 3 सेशन में भी रिलीफ आ जाता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज लोग हैं उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम होती रहती है इनसे रिलेटेड, और वो नहीं आ पाते, जैसे वो वॉशरूम तक भी नहीं जा पाते, तो फिर उनके लिए किस तरीके से होम ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है जैसे? हाँ, होम फिजियोस अवेलेबल होते हैं आजकल। तो होम फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है कि हर कोई बोलता है कि घर पे ही बुला के फिजियो करा लो। मगर ठीक है, अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं तो उसमें हम ये कर सकते हैं, एडवाइस करते हैं कि थोड़ा सा अपना मोबिलिटी मेंटेन करके रखें, स्ट्रेंथनिंग मसल की करते रहें। उससे पहले मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप अगर नहीं आ सकते क्लिनिक पे तो एक बार क्लिनिक पे विजिट करके जाएं, कि आप अपने फिजियो से गाइडेंस ले लें कि कैसे कैसे काम करना है। फिर हम लोग बता देंगे कि आपको इतने दिन तक ये काम करते रहिए, कि मोबिलिटी मेंटेन करिए, हीटिंग करिए, थोड़ा सा पेन में हेल्प करता है, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिए। फिर आप और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दोबारा से विजिट करके अपना पूरा आगे का प्रोटोकॉल फॉलो करें। सो जैसे कि अब देखा हमने, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं मैम, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप जितने भी जनरेशन है आपकी, उन लोगों को क्या एडवाइस करते हो कि उन्हें हर बंदे को फिजियोथेरेपिस्ट लेनी चाहिए या नहीं? हाँ, मैं इसमें एडवाइस करूंगी कि एटलीस्ट एक बार फिजियो के पास विजिट करके अपना एडवाइस जरूर लें कि उनको आगे कैसे काम करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को भी बैक पेन या नेक पेन नहीं है। ये मोस्ट कॉमन बैक पेन और नेक पेन तो इतना कॉमन है कि हर किसी मतलब इंडिविजुअल में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो एक बार ही अपना विजिट करें फिजियो पे और वहां से पूछें कि आगे आपको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कितनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी है, कि डेली की जो एक्टिविटी है उसको कैसे कैसे करना है। मैं बोलूँगी कि फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्रूशियल रोल करता है लोगों की लाइफ में, और इट्स लाइफ चेंजिंग। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना समय हमें दिया।
थैंक यू दिया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।